स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 2 का 20 दिसंबर 2025 को। तो उसी के जीएस सेक्शन का जो पोर्शन है, जीएस में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी को हम आज हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है पूछा है, अमरावती, भवानी, हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी की ही सहायक नदियाँ ये तीनों नदियाँ हैं। इसके अलावा भी नदियाँ हैं लेकिन ये तीनों नदियाँ क्या हैं, कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका तीस्ता, गोदावरी, नर्मदा और लूनी। तो दोस्तों जो भारतीय मरुस्थल की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी क्या, लूनी नदी। तो दोस्तों ये नदी राजस्थान में बहती है, तो लूनी नदी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बोला है, मौलाना एम कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने किस आंदोलन की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, देवबंदी आंदोलन, शिया आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवबंदी आंदोलन। देवबंदी आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी का वर्णन किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर है 15 से 32, 52 से 61, 79 से 80, 36 से 51। तो जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो वर्णन दिया हुआ है आपका 36 से 51 आर्टिकल के बीच दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। भारतीय संविधान में किस प्रकार की मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक शिक्षा का अधिकार। तो देखिए ये जो तीनों पहले दिया हुआ है इसका आपका मौलिक अधिकार में वर्णन है, और ये जो लास्ट चौथा दिया हुआ है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, लेकिन धार्मिक शिक्षा का अधिकार ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि एक समान गति अवस्था में है तो एक समान गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो पूछा है ये किसका कथन है। तो ऑप्शन है आपका न्यूटन का प्रथम नियम, केपलर का नियम, कूलाम का नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला ही नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसी को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जो तीसरा वाला नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का नियम कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है पूछा है, वैदिक काल के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे वैदिक काल के लोगों का जो व्यवसाय था पशुपालन था मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछा हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। जैसे कि आपको बता दूं कि सीबीटी 2 में जो पोर्शन था जीएस का उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर का था। ठीक है, करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन था। पूछा हुआ है WPL वुमेन प्रीमियम लीग 2025 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन है आपका मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही WPL 2025 का खिताब जीता, विजेता टीम यही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न था, पूछा हुआ सिक्किम राज्य के किस शहर में पहला जैव मत्स्य क्लस्टर का उद्घाटन किया गया या खोला गया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ था मगन, नागची, पाक्योंग और सोरेंग। तो जो आपका राइट आंसर होगा सोरेंग, इसी में सिक्किम के इसी शहर में आपका पहला जैव मत्स्य क्लस्टर आपका खोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोरेंग। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जिसके समतल भूमि, उपजाऊ भूमि और अधिक वर्षा के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिला। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने था वो एलिमिनेशन से किया, ये अधिक वर्षा पूछ रहा है। और जो 3 ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती, मिनिमम वर्षा होती है, मीडियम वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा के कारण ही मैंने केरल को चूज़ कर लिया, क्योंकि इसमें आपको देखिए अधिक वर्षा दिया हुआ है। और जो तीनों ऑप्शन दिए हुए थे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में कहीं भी अधिक वर्षा नहीं होती। तो समतल जो अधिक वर्षा के कारण मैंने इसको एलिमिनेट करके केरल ऑप्शन लगाया है। कमेंट में आप ये बताइए कि आपने इसका आंसर क्या चूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसको भी मैंने एलिमिनेट करके ही लगाया है। देखिए जैसे आकार का परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन,
ये तो भाई फिजिकल में भी होता है। जैसे देखिए, अगर मोमबत्ती को जब आप जलाएंगे तो उसका डायमेंशन जो है वो भी चेंज होगा, मतलब उसका आकार भी चेंज होगा और आकृति भी चेंज होगी। अब भाई आकृति मान लीजिए एक मतलब बेलनाकार है, तो वो जब जलेगी पिघल करके समतल में इस तरीके से हो जाएगी, आकृति भी चेंज होगी। नो चेंज इन टेक्सचर, नो चेंज इन टेक्सचर मतलब मैंने इसको तो नहीं चूज़ किया, ये जो चेंज इन टेम्परेचर इसके हिसाब से मैंने सोचा कि भाई टेम्परेचर में चेंज हो सकता है कि रासायनिक चेंज होगा, तो मैंने ये लगाया है। बाकी देखते हैं आंसर इसका क्या आता है। आंसर की के बाद, भोजन को ना खाने योग्य बनाने के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? भोजन को ना खाने योग्य बनाने के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें केमिकल हजार्ड था आपका, एक एडिटिव्स था, फ्लेवर था और एडल्ट्रेट था। तो मैंने ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है एडल्ट्रेट, इसी को अब मैंने चूज़ किया था। अगला जो प्रश्न है पूछा हुआ था, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये तो आप हर कोई जान सकता है, बिना ऑप्शन के ही आप बता देंगे। गांधी जी आप जो थे 1930 में आपका गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के बीच ये चला था और आपका गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ प्रश्न तो बहुत ही ईजी थे कि मतलब एक तो पूछा था 30, 40, 50, 60, 70, उसके बाद पूछा था लास्ट वाला टर्म क्या है, 30, 40, 50, 60, 70, उसके बाद लास्ट टर्म वाला पूछा था भाई हर एक में 10 बढ़ रहा है, तो मैंने 80 लगा दिया। ठीक है, 80 राइट भी होगा भाई, और कोई ऑप्शन तो उसमें मैच भी नहीं कर रहा था कि ये होगा। उसके साथ ही साथ पूछा था एक 10 संख्याओं का औसत 612 है, तो उसका एवरेज क्या होगा भाई, ये भी एकदम ईजी प्रश्न था। तो इस तरीके से ईजी भी प्रश्न थे और कुछ टफ प्रश्न भी थे। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए कि आपके हिसाब से ये जो पेपर हुआ CBT 2 का, इसका जो लेवल था मॉडरेट था, इजी था या डिफ़िकल्ट था? आप बताइए किस तरीके से, और आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हम तब से अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न था, दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए चोल, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रकूट, इसी ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसमें जो था तीनों ऑप्शन आपको एकदम अच्छे से एलिमिनेट होगा। एक था आपका पृथ्वी दिवस, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ था विश्व पृथ्वी दिवस, दूसरा दिया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और एक दिया हुआ था स्वास्थ्य दिवस या स्वास्थ्य हेल्थ डे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से मतलब एलिमिनेट कर लेंगे। लेकिन ये जो लास्ट मतलब एक जो एकदम अलग से दिया हुआ था, वो दिया हुआ था आपका क्या कि वर्ल्ड फैमिली डे, मतलब वैश्विक परिवार दिवस। तो वैश्विक परिवार दिवस जो फैमिली डे है, ये आपका मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो ये आपका एलिमिनेशन करके ही आप अच्छे से लगा सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न पूछा था, संविधान की कौन सी सूची में पंचायत का वर्णन किया गया है? तो जैसे कि जानते हैं आपका 12 सूची है इस समय, तो 12वें में जो 11वीं नंबर की सूची है उसमें आपका पंचायत का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पंचायत का वर्णन हो जाएगा 12 में, 11 में माफ़ करिएगा, 11th में आपका क्या है, पंचायत का वर्णन है। 12th में आपका क्या है, 12th में आपका है नगर पालिका का, 10 में आपका है दल बदल का, और 9वां में है भूमि सुधार का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 11th शेड्यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, मानव सूचकांक मापने के लिए कौन सा एक आयाम हो सकता है? देखिए पैरामीटर मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, वो उसमें कौन कौन से पैरामीटर आपके नाप करके, कौन से पैरामीटर पे अध्ययन करके आपका रैंकिंग बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट HDI में भारत का स्थान कौन सा है, ये बताइए आप। उसके साथ साथ मैं आपको आंसर ये बता दूं, इसमें जो दिया हुआ था 3 ऑप्शन तो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था सैन्य से लेकर, मतलब आर्मी से लेकर के कुछ बारे में पूछा था। तो सैन्य वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका चूज़ करना था। ये पैरामीटर नहीं होता है, मतलब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापने में सैन्य वाला जो पैरामीटर होता है वो डिस्कशन नहीं किया जाता। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है और खुशहाली, इस तरीके से कुछ 3 ऑप्शन दिए हुए थे, वो 3 ऑप्शन ना होकर के ये सैन्य वाला आपका ऑप्शन चूज़ करना था। ठीक है दोस्तों किससे 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था? तो उसमें से एक ऑप्शन था नीरज चोपड़ा भी थे। तो मैंने सोचा यार नीरज चोपड़ा मैं लगाऊं, कहूँ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो मैंने मतलब इसको लगा ही नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा अमार्ड ए करके, अमार्ड ड्यूप्लांटिस, अमार्ड ड्यूप्लांटिस जो आपका है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमार्ड ड्यूप्लांटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता था। अगला जो प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के किस देश के लोगों के लिए प्रावधान था? मतलब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश के नागरिकों के लिए प्रावधान था? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों के लिए प्रावधान था। तो मतलब जो 6 कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम को छोड़कर 6 कम्युनिटीज़, आपका हिंदू, सिख, जैन,
पारसी, बौद्ध, ऐसे ही कुछ करके 6 कम्युनिटीज़ थी, तो उनके लिए प्रावधान था इस भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में किस रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स सबसे अधिक है। मतलब ये पूछा है जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी जो चल रही है, तो किस रिन्यूएबल एनर्जी से सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखिए इसमें मैं दो में आपका कंफ्यूज था, एक टाइडल और विंड में तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सोलर और हाइडल पावर में मैं क्या था, कन्फ्यूजन था। क्योंकि देखिए इसलिए कन्फ्यूजन था, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सोलर हाइड्रो पावर में लगाने वाला था, लेकिन मैं सोचा यार हो सकता है सोलर पैनल का ज़्यादा पोर्शन हो। देखा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है हाइड्रो पावर है। क्यों कि हाइड्रो पावर बहुत पहले से आपका बन रहा है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा। अभी सोलर पैनल तो नया नया लगा है, शुरू हो रहा है, तो इसका परसेंटेज अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखिए इसका जो प्रोग्रेस रेट है, मतलब जो लगने वाला रेट है, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। सोलर इस समय देखिए हर जगह लग रहा है, लेकिन जो एनर्जी प्रोडक्शन में जो है ये अभी प्रथम स्थान पर नहीं आया होगा। रिन्यूएबल में अभी एनर्जी प्रोडक्शन में आपका हाइड्रो पावर ही पहले नंबर पे है। ऑप्शन दिया क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसी भी भाषा को एक शास्त्रीय भाषा चुनने के लिए या घोषित करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर मैंने लगाया था, ये लगाया था कि देश की डिग्निटी, इस तरीके से ऑप्शन था, तो मैंने इसको राइट आंसर चूज़ किया था। देश की डिग्निटी के हिसाब से इस तरीके का क्वेश्चन था, तो मैंने इसको राइट आंसर चूज़ किया था। और जहाँ तक लगता है कि 99% चांस है वही आंसर आपका सही भी होगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न था इकोनॉमिक्स से, ये पूछा हुआ था मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। मतलब जो मुख्य श्रमिक होता है उसको उसे किसे कहते हैं, किसको मुख्य श्रमिक आप बोलेंगे। तो देखिए इसको मैं एक दिन पहले पढ़ के गया था, बस ऐसे रिवीजन के हिसाब से देख रहा था। तो 183 दिन एटलीस्ट जो काम करेगा उसको आपको क्या बोलेंगे, मुख्य श्रमिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य श्रमिक। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों पुस्तक का देखिए, पुस्तक का कम से कम आई थिंक मुझे जहाँ तक याद हो रहा है 2 से 3 क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर का, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर का जो पोर्शन है सीए का, बहुत ही अच्छा खासा पोर्शन था, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपका करंट अफेयर का था। तो आई पुस्तक के जो लेखक हैं आपके हो जाएंगे कौन, गोविंद हिंदुजा। ठीक है, गोविंद नहीं, गोपीचंद हिंदुजा आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पूछा हुआ था 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, जो दिल्ली से नेतृत्व किया था वो कौन थे। तो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, ऑप्शन में भी था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। करंट अफेयर में पूछा था तसारपू चू संरक्षण केंद्र किस राज्य में है। ठीक है, तो जो आपका, मैंने इसको गलत लगा दिया दोस्तों। ऑप्शन आपका दिया हुआ था अरुणाचल प्रदेश, असम दिया हुआ था, और हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था, और एक ऑप्शन और दिया हुआ था। तो मैंने नाम के हिसाब से एलिमिनेट करना चाहा कि इस तरीके का नाम हो सकता है अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट चूज़ किया, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में आपका है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है वो था कि बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है बोकारो, वो आपका झारखंड में स्थित है, इसको मैंने लगा दिया था झारखंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, झारखंड। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ था जीन्स को किस और नाम से जाना जा सकता है, मतलब व्हाट इज़ द नियरेस्ट अल्टरनेटिव वर्ड फॉर जीन्स। ठीक है, तो इसको मैंने गुणसूत्र लगाया, लेकिन पता नहीं सही होगा कि नहीं। जीनोम और गुणसूत्र में थोड़ा सा बस मतलब वो था, जीनोम और गुणसूत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने गुणसूत्र लगाया है और कंफर्म नहीं है क्या होगा, जीनोम आंसर होगा कि गुणसूत्र आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म SI स्टैंड फॉर, मतलब वही फुल फॉर्म होता है। तो ASCI जो आपका है, ये जो मैंने RRB NTPC का CBT 1 जो हुआ था उसमें भी ये मेरे में प्रश्न आया था। ठीक है, तो मैंने उसको देखा था, तो इसके हिसाब से मैंने लगा दिया था। लेकिन उसमें क्या था, जो प्री में आया था वो एकदम एलिमिनेट करके आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो था वो 3 ऑप्शन लगभग बराबर दिया हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एक जगह इंफॉर्मेशन इंटरचेंज था, एक जगह इंटरनेशनल इंटरचेंज था। तो इंटरनेशनल आपको नहीं चूज़ करना था, वो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा था वो पूछा था भारतीय खादी ग्रामोद्योग द्वारा भारतीय झंडे का निर्माण कर्नाटक के किस स्थान पर होता है। तो मैं इसको नहीं लगाया था, बाद में जो राइट आंसर है आपका वो मैं हुबली होता है। ठीक है, हुबली में आपका कर्नाटक के हुबली में आपका भारतीय झंडे का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू भारतीय खादी ग्रामोद्योग। ठीक है, तो हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कौन सा शब्दावली क्रिकेट से संबंधित नहीं है।
तो जो भी क्रिकेट वगैरह थोड़ा सा भी देखता है वो आराम से ये एलिमिनेट करके लगा सकता था। 3 ऑप्शन क्रिकेट का दिया हुआ था, उसमें से एक LBW था, एक कवर ड्राइव था, एक और कुछ था, और एक ऑप्शन था वो राइडर के हिसाब से ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, तो मतलब वही चूज़ करना था आपका, क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो इस तरीके से जो राइडर करके था वो आपका चूज़ करना था, ठीक है। जीमेल अटैचमेंट में मैक्स साइज़ कितनी होती है? तो मैंने इसको नहीं लगाया भाई, कंप्यूटर में पढ़ के ही नहीं गया था, तो इसमें मैंने नहीं लगाया। जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था 10 GB, 15 GB, 20-25 GB और 100 GB ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो मैंने इसको नहीं लगाया, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए कि आपने इसका आंसर क्या चूज़ किया था। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया है? ठीक है, मैंने इसको भी नहीं लगाया है दोस्तों। आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा हुआ था संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया है? जून, 5 मई ऐसे करके कुछ दिया हुआ था ऑप्शन। मैंने भाई जब मालूम ही नहीं तो मैंने इसको लगाया भी नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न था, किसी नागरिक की नागरिकता कब रद्द की जा सकती है? तो देखिए उसमें से एक दिया हुआ था, जो ऑप्शन चूज एलिमेंट होने के बाद जो 2 ऑप्शन बचा हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि यदि वह नागरिकता का कोई कानून ऐसा है जिसका उल्लंघन करता है, वो दिया हुआ था एक। और ये वो एक और दिया हुआ था कि अगर दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो मैंने भाई दोहरी नागरिकता का चूज़ किया है। बाकी आपने क्या चूज़ किया है भाई वो कमेंट में बताइएगा, और आंसर देखते हैं इसका कब पता चलेगा कि राइट आंसर क्या था। मैंने दोहरी वाला जो था ना, दोहरी नागरिकता के इस तरीके से जो दिया हुआ था, मैंने उसको चूज़ किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर को और किस नाम से जाना जाता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना था। तो मैंने जो राइट आंसर लगाया है जून से अगस्त वाला लगाया है, ठीक है दोस्तों, जून से अगस्त वाला मैंने लगाया है। बाकी राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये भी आपका जो प्रश्न है वो इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। पूछा हुआ है किस माध्यमों का प्रयोग करके गरीबी का स्तर उठाया जा सकता है? तो मैंने भाई जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से एलिमिनेट करके लगाया है। बाकी आंसर कौन होगा वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और पूछा था, न्यायिक समीक्षा करके ऐसे कुछ था, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसा कौन सा था कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और 41वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, और 44वां संविधान संशोधन था। तो कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम था कि 52वां वाला जो है वो दल बदल का है, और 44वां वाला क्या है आपका धन के संपत्ति वाला है, ठीक है, मतलब संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया। अब 41 कभी मैंने पढ़ा नहीं, और 42 ये सोचा कि भाई 42 बहुत बड़ा था, मतलब ऐसा नहीं है कि 42 से केवल कोई एक ही पोर्शन आपका संविधान में संशोधन किया है, बहुत ही बड़ा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। तो मैंने 42वां एलिमिनेट करके लगाया है। तो आंसर क्या होगा, आपने क्या चूज़ किया कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके का पूरा प्रश्न 38 प्रश्न आपका 38-49 प्रश्न के करीब मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट करके और भी बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट में, और देखते हैं दोस्तों कितना कब इसका आंसर की आता है। और आंसर की आने के बाद सबसे जो बड़ी बात होती है भाई, कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है। दोस्तों मैं अभी आपको एक मतलब मेरे हिसाब से जो लग रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों कभी भी आपका कट ऑफ आपने देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल का भी आपका 90 के अराउंड आपका कट ऑफ गया है, ठीक है, हर जगह 90, 88, 89, 90, 91 इस तरीके का हर जगह कट ऑफ गया है। तो मैं इतना तो कहूँगा भाई कि 90 से नंबर जिसका कम है वो कम ही चांस है कि होगा, ठीक है। देखिए 88-90 के करीब तो जा सकता है कट ऑफ, ये बात नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों कि 90 से कम अगर है आपका तो कम चांसेस है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि भाई देखिए 3400 के करीब वैकेंसी है, कंपटीशन इतने लेवल का है। तो मुझे जहाँ तक लगता है 90 से कम नहीं रहने वाला है। बाकी देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है दोस्तों मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ का कौन कौन से क्वेश्चन थे। मैथ का भी कुछ क्वेश्चन मुझे क्या कहते हैं याद है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैथ में कुछ क्वेश्चन तो हिंदी में उसका मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंट मतलब कि गलत छाप दिया है, हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में उसका राइट आंसर मतलब राइट दिया हुआ है। अगर बंदा हिंदी से इंग्लिश में अगर वो नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है। जैसे एक में आंसर आता था +30 करके कुछ दिया ही हुआ ही नहीं था, ऑप्शन उसमें 132 दिया हुआ था, और जो हिंदी में आप जब लगाएंगे तो ऑप्शन -162 आएगा। भाई हर कोई इंग्लिश थोड़ा वो चेंज थोड़ी करेगा। उसके साथ ही साथ एक लाभ हानि में भी क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था, जिसमें 71% का छूट ऐसे क्या गेन करके, उसमें जब मैंने इंग्लिश में देखा तब जाकर के पता चला कि हाँ गेन देना था, तो उसमें 10% का क्या हो जाएगा आपका छूट दिया होगा, वो राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत ये लोग पूछते ही हैं। अभी
CBT 2 का जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है उसमें ही आपका देख लीजिए आपका कितने क्वेश्चन गलत पूछे हैं, किसी में 7, किसी में 8, 9, 10 इस तरीके से क्वेश्चन गलत पूछे हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। बाकी कब आता है रिजल्ट देखते हैं। ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।